अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज की क्लास में हम मॉड्यूल नंबर 3 फ्रंट एंड डेवलपमेंट को ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हमने कल डिस्कस की इन द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस मॉड्यूल, जो सिलेबस हमने सारा डिस्कस किया उसको हम ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। सो हेयर वी गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हमारे पास है मॉड्यूल 3 फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। फ्रंट एंड क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है और क्या क्या चीज़ें जो हम स्टडी करने वाले हैं, दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। अगर आपने वो नहीं देखी सो यू कैन हैव अ वॉच। तो ये अब तीन चीज़ें जो हैं फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड साइड पे जो है वो यूज़ होती हैं एट द फाउंडेशनल लेयर। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML यूज्ड फॉर स्केलेटन बिल्डिंग, CSS इज फॉर डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग, और जावास्क्रिप्ट जो है जितने भी लॉजिकल काम हमारे पास होते हैं, प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब इसमें हम कोड में जाते हैं और इनको बेसिक लेवल पे हम थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअली में किस तरह से ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। सो हम एक अपने पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं एंड देन उसमें फिर हम कोड करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। न्यू फोल्डर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम अपने पास खोल लेते हैं कर्सर के अंदर, क्योंकि अभी सिंपली वी वांट टू सी अबाउट द फाउंडेशनल लेयर कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। आई हैव लर्नड, बल्कि से कहते हैं आई एम लर्निंग HTML, so please create a index.html file and write some basic HTML code in it without any CSS and JavaScript। ठीक है, इससे कुछ बेसिक हम लिखवाते हैं। HTML में क्या होता है कि आपके पास हर चीज़ को करने के, स्केलेटन को बनाने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं। टैग हम लगाते हैं और हमारे पास वो कंपोनेंट जो स्पेसिफिक हम चाह रहे हैं स्केलेटन में वो बन जाता है। स्केलेटन सिंपली मीन्स कि आपके पास उसकी जो बेस होती है वेबसाइट की, किसी भी, कहाँ पे हेडर आएगा, कहाँ पे नेवर आएगी, कहाँ पे बटन आएगा, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है विदाउट एनी कलर्स, विदाउट एनी डिज़ाइनिंग, विदाउट एनी लॉजिक, उसको हम जो है वो HTML के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ सिंपल HTML लिख रहा है एंड देन इसको हम कर सकते हैं इधर से राइट क्लिक करके ना ओपन ब्राउज़र कर सकते हैं। यहाँ से शायद ना हो, डायरेक्टली हमें एक एक्सटेंशन इसमें ऐड करनी पड़ती है, लाइव प्रीव्यू से कहते हैं, जिससे हम डायरेक्टली जो है ना HTML को व्यू कर सकते हैं। यू डोंट नो अगर एडिड है या नहीं। या सो दिस वन यू हैव टू ऐड, आई मीन इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे एक बटन आ जाता है जिसके थ्रू आप अपनी HTML की फाइल्स को डायरेक्टली देख सकते हैं कि ब्राउज़र में कैसे दिखेंगी। या दैट इज़ एडिड। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं शो प्रीव्यू, या दिस वन, तो यहाँ पे अब शो प्रीव्यू का हमारे पास आ गया था ऑप्शन, जिससे हमने शो प्रीव्यू कर लिया। इसी को हम उठा के अपने उसमें भी, ब्राउज़र में भी खोल सकते हैं टू सी इट ऑन द बिगर। तो इस तरह से वेबसाइट का स्केलेटन, जिसमें कुछ डिज़ाइनिंग नहीं है, कुछ वो ख़ास लॉजिक नहीं है, जस्ट वी हैव सम टेक्स्ट, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ सब हेडिंग्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, कुछ लिस्ट्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं। सो वेबसाइट बेसिकली इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बनती है। या आप कहीं पे कोई इमेज लिंक कर दें, कहीं पे कोई वीडियो लिंक कर दें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी कैन डू यूजिंग HTML। सो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि HTML से कौन सी चीज़ पॉसिबल है। वो सारे के सारे स्केलेटन में वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जो कि आप किसी भी वेबसाइट पर देखते हैं। किसी भी टाइप का फॉर्म, उसकी बेस यही होती है। उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की या लॉजिक की आप जो मर्जी लेयर लगा लें, बट द बेस इज़ द सेम। ठीक है, तो वो इसी तरह से बनते हैं। लाइक इधर अब एक लिंक कर दिया है पेज, MDN वेब डॉक्स का पेज लिंक कर दिया हुआ है। फिर इसी तरह से हम इमेजेस को लिंक कर सकते हैं, वीडियोस को लिंक कर सकते हैं, और डिफरेंट लिस्ट और डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। एवरीथिंग कुड बी पॉसिबल। तो ये तो थी सिंपल HTML, हमने लिखवा के और उसको रन करके देख ली। फिर इसी HTML में हम डिज़ाइनिंग भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग CSS। अब CSS ऐड करने के दो वेज हैं। या तो HTML के अंदर ही हम उसे कहते हैं इनलाइन CSS ऐड कर दें, या हम क्या करें कि हम सेपरेट CSS की फ़ाइल बनाएं और उसको हम लिंक कर दें HTML के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिल्ड अ सेपरेट फाइल। उसे कहते हैं कि नाउ आई वांट टू ऐड सम डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग टू इट, so please create a separate CSS file and link it to the
index.html file to add some डिज़ाइनिंग टू इट। डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होगा कि आपने बटन में कलर ऐड कर दिया, आपने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, आपने टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया, कुछ भी डिज़ाइनिंग में कुछ भी आ सकता है ना। तो वो सारे की सारी चीज़ें, कलरिंग, बटन को राउंड कॉर्नर करना है, नैव बार को किस तरह से करना है, हेडर किस तरह से दिखना चाहिए, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल यूजिंग द CSS। तो वो अब CSS ऐड कर रहा है। अब उसने क्या किया, styles.css की एक फ़ाइल ऐड कर दी और उसको index.html कहीं पे जाके लिंक कर दिया होगा। कहाँ पे लिंक किया होगा वो हमेशा यही करेगा, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कहाँ पे लिंक किया है। ठीक है, तो ये उसने आपके पास ऐड कर दिया। दोबारा हम जाते हैं तो इसको, किधर गया हमारा वो वाला पेज, दिस वन, या अब आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर हो गई चीज़ें, किसी को उसने सेंटर कर दिया, किसी में उसने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। अब इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कहीं पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये उसने एक टेबल बना दिया काइंड ऑफ, जो कि अच्छे हमें प्रेजेंटेबल वे में दिख रहा है। तो इस तरह से भी कुछ भी, मतलब अभी भी बिल्कुल बेसिक CSS अप्लाई की है। वी कैन आल्सो चेंज द टेक्स्ट कलर्स, बहुत सारी चीज़ें, बटन लाइक उसे कहते हैं कि एक दो बटन ऐड करो एंड देन आल्सो अप्लाई सम स्टाइलिंग ऑन दैट। तो वो भी सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आल्सो ऐड सम buttons in the index.html and change their colors using the CSS। और हम टेक्स्ट कलर का भी कह सकते हैं, टेक्स्ट कलर्स भी चेंज हो सकते हैं। सो ये उसने अब बटन ऐड कर दिए दो चार कोई, और फिर अब वो CSS में जाके उन बटन्स के कलर्स को चेंज कर रहा है, लाइक दिस। नाउ इफ़ वी गो एंड रीलोड इट, या दीज आर सम बटन्स इट हैज़ एडेड, और यहाँ पे उसने उनके कलर्स ऐड कर दिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर, फिर हम इसे क्या कह सकते हैं कि बटन्स को अराउंड कॉर्नर कर दो, दैट इज़ पॉसिबल। इसका कलर चेंज कर दो, इसको यहाँ पे लेफ्ट पे कर दो पोजीशन, इसको राइट वाले पोजीशन कर दो, इसको बॉटम कॉर्नर पे पोजीशन कर दो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैपन यूजिंग द CSS पार्ट ऑफ द वेबसाइट। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पार्ट पे। हियर वी गो। नाउ आई वांट टू ऐड सम लॉजिकल थिंग टू माई वेब पेज। अब ये वेब पेज है ना, क्योंकि एक ही पेज है सिंपल। सो प्लीज़ क्रिएट आ सेपरेट आप कह लें main.js फाइल कह देते हैं, एंड लिंक इट टू द index.html। अच्छा, हमने दूसरी इनलाइन वाली डिज़ाइनिंग नहीं देखी, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। एक बार इनलाइन डिज़ाइनिंग भी देख लेते हैं, सम टाइम इट कैन मेक सम कन्फ्यूजन। इसको हमने कॉपी करके साइड पे रख लेते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट styles.css file, write the CSS inline in the index.html file, but don't change any designing। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इनलाइन CSS को भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से index.html के अंदर ही हम CSS भी लिख सकते हैं डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग अ सेपरेट फाइल्स। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी हम करते हैं। तो उसने वो डिलीट कर दी और उसी के अंदर अब जो है CSS भी लिख दिया। अब अगर हम रीलोड करें उसको अगेन जाके, तो अगेन वही सारी चीज़ें सेम हो रही हैं, बट द थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव अ सेपरेट CSS फाइल नाउ, वी हैव रिटन इनलाइन CSS इनसाइड द HTML फाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने ऐड करना है अपने पास जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड, ताकि हमें समझ आए कि एक्चुअली में लॉजिक्स, अच्छा लॉजिक शायद आपको समझ ना आ रही है जो मैं लॉजिकल कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो वेबसाइट में लॉजिक्स ऐड करती है। एक्चुअली में ये दोनों चीज़ें स्टैटिक है, इनसे कुछ भी आप इंटरेक्शन या इंगेजमेंट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इवन अभी फॉर्म्स हमने बनाए हैं, ये लिस्ट बनाई है, कुछ भी चीज़ है, वो फॉर्म फिल करने किसी ने करना है या किसी बटन पे किसी ने क्लिक करना है, आगे कुछ चीज़ हैपन होनी है, वो इन चीज़ों में पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हमने बटन तो बना दिए यहाँ पे, लेकिन इन बटन्स का कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा क्लिक करने से, या फॉर्म सबमिट करने से कुछ होगा नहीं। तो वो सारे का सारा लॉजिक, सारे का सारा बिजनेस लॉजिक, और सारे की सारी चीज़ें एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं, जिसमें हम ये सारा का सारा कोड लिखते हैं कि किस चीज़ पे क्लिक करने से, किसी बटन पे क्लिक करने से, किसी फॉर्म को फिल करने से क्या क्या चीज़ें हैपन होंगी। ठीक है, तो वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट में आता है, तो वो हम इससे अब करवाने लगे हैं। मेन फाइल एंड लिंक इट टू द index.html, like create some buttons and clicking on them may redirect to some web page or some
other some web page, and also add some other JavaScript logics so that it may help me understand how JavaScript add logical things and processing and like decision making to a website। तो ये हमने एक प्रॉम्प्ट लिख दी रैंडम सी, ताकि हम देखें कि हम वेबसाइट जब एक स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है तो उसके अंदर हम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है उसको डायनेमिक कैसे बनाते हैं एक्चुअली में। या आप सिंपली कह सकते हैं कि HTML CSS सिर्फ उसको स्टैटिक वेबसाइट बना रही है, बट एक्चुअली में डायनेमिक वेबसाइट जो है वो जावास्क्रिप्ट से ही बनती है। तो लाइक वेब पेजेस आप सिंपल और सिंपल वेबसाइट्स आप शायद जस्ट यूजिंग HTML एंड CSS से भी बना सकते हैं, पर जब आप एक वेब ऐप की बात करते हैं सो यू मस्ट नीड अ जावास्क्रिप्ट, जिससे आप कोई डायनेमिक चीज़, कोई इंटरेक्शन, कोई इंगेजमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही आएगी ना सारी डायनेमिकनेस, तो वो आप उससे डालते हैं। अच्छा, अब इसने कुछ चीज़ें हमारे लिखी हैं, देखते हैं इसने क्या क्या चीज़ की है। इसको हम रीलोड करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, अब इसने देखें कुछ चीज़ें ऐड कर दी। क्या? एक इसने ऐड किया हमारे पास लॉजिक डेमो, तो दिस सेक्शन शोज हो जाएगा ऐड लॉजिक प्रोसेसिंग एंड मेकिंग द वेब पेज। इस पर क्लिक करते हैं तो क्या करता है, गूगल पे ले जाता है। इस पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब पे ले जाता है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो MD एंड डॉक्स पे ले जाता है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज चेक इफ एल्स, यहाँ पे कोई भी एज ऐड करेंगे सो ये कुछ काम करेगा, ये मैं बता रहा हूँ रिजल्ट और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग हम सिर्फ HTML और CSS से ऐड नहीं करते। मैंने 15 ऐड की, इट इज़ टेलिंग मी दैट यू आर अ टीनेजर। सो इस तरह से चेक का उसने लॉजिक डाल दिया, नंबर चेक, नंबर इवन है या ओड है, ये काम हम HTML CSS से नहीं कर सकते। ये सिंपल एग्जांपल्स हैं, बट ऑब्वियसली जब हम एक्चुअली वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कुछ हम कम्प्लेक्स, बहुत सारे कम्प्लेक्स लॉजिक्स जो है वो ऐड करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो वो ग्रीटिंग शो कर देता है विद रिस्पेक्ट टू माई टाइम। सो अभी मेरे पास टाइम जो है वो आफ्टरनून का है, सो मुझे गुड आफ्टरनून वो शो कर रहा है। तो ये है कुछ डायनेमिक लॉजिक जो कि हम यूजिंग जावास्क्रिप्ट करते हैं। सो ये तो सिंपल हो गया कि ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर किस तरह से काम करती हैं। अब इसमें भी हम इन लाइन जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वो भी हम लिखवा के देखते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल, write inline JavaScript inside the HTML file। ठीक है, तो क्योंकि HTML में होते हैं टैग्स, हर काम को करने का टैग है, तो उसमें इन लाइन CSS को लिखने का भी टैग था और उसमें इन लाइन जावास्क्रिप्ट को लिखने का भी टैग था। और टैग के नाम क्या हैं वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। वैसे स्टाइल का टैग होता है CSS के लिए और स्क्रिप्ट का टैग होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। सो उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट फाइल को डिलीट कर दिया और इन लाइन ही index.html में ही सारा कोड लिख दिया। अभी भी वो सारी की सारी चीज़ें इसको रीलोड अगर करें तो वैसे ही हमारे पास हो रही होंगी। गो टू गूगल पे क्लिक करते हैं तो गूगल पे जा रहा है, गो टू यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो हमें यूट्यूब पे लेके जा रहा है। सो ये सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हमारे पास वर्क कर रही हैं। ये तो हो गया अब ये तीन चीज़ें, बट एक्चुअली में हमने क्या कहा देन कि हम इन तीन चीज़ों पे नहीं रहते। हम क्या करते हैं, हम चाह रहे होते हैं एक फ्रेमवर्क। अच्छा, चाह क्यों रहे होते हैं, पहली तो बात ये है कि अगर इन चीज़ों से वेबसाइट बन सकती है तो हमें क्यों चाहिए एक फ्रेमवर्क, क्यों चाहिए। एक्चुअली में ये बहुत बेसिक वेबसाइट्स हमें बनाने में हेल्प कर सकते हैं और उसका भी हमें सारा का सारा कोड खुद लिखना पड़ेगा। सो क्यों ना हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ जाएं जिसकी हमने जब डिफ़ाइन किया तो हमने ये कहा कि फ्रेमवर्क जो होता है वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें बनी बनाई चीज़ें हमें, रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स, रीयूजेबल कोड कंपोनेंट्स जो हैं वो बने बनाए हमें मिल रहे हैं। सो वाई नॉट गो विद द बने बनाए टूल्स रादर देन कि हम इनके साथ जाएँ और सारे टूल्स खुद बनाएं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर कोई समझें कि बना बनाए लॉजिक मिल रहा है कि एक बटन पे क्लिक करने से ये काम हो जाए, कोई कम्प्लेक्स काम हो सकता है, तो हम क्यों अपना बनाएं। जैसे फॉर्म, हमें एक समझें कि हमने एक फॉर्म ऐड करना है, हमें बना बनाया फॉर्म मिल रहा है, तो वाई वी क्रिएट द HTML फर्स्ट, देन हम CSS लिखें, फिर हम जावास्क्रिप्ट लिखें, तो उसके साथ हम जाएँ। अच्छा, अब इसमें ना दो तरह की आप समझे, CSS में हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज आएगी, क्योंकि CSS हमने कहा था लाइब्रेरी होती है वो छोटी डोमेन की होती है। CSS स्टाइलिंग वाला जो पार्ट है ना वो एक छोटी डोमेन है, ठीक है, एक समय लेके शॉर्ट स्मॉल नीश है। बट जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि ये सारे के सारी डायनेमिक चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होती है, तो एक पूरी दुनिया है समझें, ठीक है। डायनेमिक चीज़ कुछ भी हो सकती है, वेबसाइट पे कुछ भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स लॉजिक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट्स देखते हैं यूट्यूब, या आप देख रहे हैं
फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह, तो इनके तो एल्गोरिथम्स और सारी चीज़ें, वर्क फ्लोज, पाइपलाइंस आर वेरी कम्प्लेक्स। तो इसके लिए हम काइंड ऑफ लाइब्रेरीज भी होती हैं जावास्क्रिप्ट की, लेकिन फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि ओवरऑल वेब डेवलपमेंट को कवर करते हैं। तो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, और एक्चुअली में जिस फ्रेमवर्क के साथ हम जाने वाले हैं दैट इज़ नेक्स्ट जेएस। ठीक है, जो कि हमें क्या करता है, हमें डायनेमिक चीज़ों के कंपोनेंट्स बना के देता है। अच्छा, इसकी जब हमने सीएसएस की लाइब्रेरीज़ की बात की तो इसमें भी हमने कुछ लाइब्रेरीज डिस्कस की थी कि हम कुछ देखेंगे। मे बी हम मटेरियल यूआई की हमने बात की, हमने शेयर्ड सीएन की बात की, और फिर एक इसकी बहुत फंडामेंटल लाइब्रेरी भी है जिसे आप कह लें कि लो लेवल लाइब्रेरी है। ठीक है, एक लो लेवल कंपोनेंट लाइब्रेरी, उसमें कंपोनेंट्स नहीं होते, लेकिन उसे आप कह सकते हैं लो लेवल डिज़ाइनिंग लाइब्रेरी है, जिसे आप कहते हैं टेलमेंट सीएसएस, जो कि नेक्स्ट जेएस के साथ ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसमें हमें सेपरेट कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हमने कंपोनेंट्स लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं तो हमने बात की थी मटेरियल यूआई की, हमने बात की थी शेयर्ड सीएन की, ठीक है, शेयर्ड सीएन यूआई की, फिर हमने बात की थी लाइक डेजी यूआई की। तो ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं दूज वी कैन यूज़ इन केस ऑफ सीएसएस के, सीएसएस की बनी बनाई चीज़ें हमें मिल जाएं। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमें काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं, और साथ में हमें और भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें, फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट की ओवरऑल मैनेजमेंट, वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं, तो वो हमें एक फ्रेमवर्क ही दे सकता है। ये हमने जब डिफरेंस देख रहे थे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में, तब हमने ये चीज़ डिफाइन की थी। एक डिफरेंस तो ये है कि लाइब्रेरी होती है छोटी, फ्रेमवर्क होता है बड़ा। द सेकेंड थिंग वी मैंशनड इज़ के लाइब्रेरी हमें सिर्फ कंपोनेंट्स देती है, जबकि जो एक फ्रेमवर्क होता है वो हमें काम करने का एक पूरा वर्क फ्लो देता है, क्योंकि एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में एक पूरा वर्क फ्लो होता है। और हम लाइब्रेरी में कहा था जस्ट लाइक अ टूल बॉक्स है, उसमें कोई खास वर्क फ्लो नहीं है काम को करने का, टूल आप लेते हैं, आप उसको यूज़ कर लें। फैक्ट्री में हर चीज़ को करने की एक पाइपलाइन बनी होती है, एक सारा कुछ हमें बना बनाया मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस इज़ अ टाइप ऑफ फ्रेमवर्क जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई और हमारे लिए काम हमारा बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। कोड कंपोनेंट्स भी हमें मिल जाते हैं लॉजिक्स डिफरेंट डिफरेंट लगाने के लिए, और हमें फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर से लेके डिपेंडेंसीज़ को डिफरेंट डिफरेंट उनकी मैनेजमेंट, फिर इसकी एनपीएम के साथ इसकी समझ लें बाइंडिंग किस तरह से होगी, ये एनपीएम के साथ वर्क कैसे करता है, जो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, उसके साथ ये वर्क कैसे करता है, ये टेलमेंट सीएसएस को कैसे मैनेज करता है, कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को आपस में किस तरह से बाइंड करेगा, किस तरह से मैनेज करेगा, मल्टीपल वेब पेजेस कैसे बनेंगे, और मल्टीपल वेब पेजेस को मिला के एक वेबसाइट कैसे बनेगी, जब डायनेमिकनेस हमने लानी है वेब ऐप कैसे बनेगा। सो ये सारे की सारी चीज़ें हमारे लिए आसान कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट अवे कर देता है एक्चुअली में नेक्स्ट जेएस, बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शन पुट कर देता है हमें, जैसे कि आप बताना है हमें ये चाहिए, और वो हमारे पास चीज़ इसमें बन के आ जाती है। ये चीज़ शायद आपको भी याद आ रही हो, जब हमने लाइब्रेरी एंड फ्रेम का डिफरेंस देखा तो हमने ये चीज़ डिफाइन की कि लाइब्रेरी को हम कॉल करते हैं, फ्रेमवर्क हमें कॉल करता है, हम उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, हमें कॉल करता है कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, जबकि लाइब्रेरी को हम बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे करो और फिर होती है। ये कंपोनेंट हमें मिलते हैं, हम कहते हैं ये कंपोनेंट हमें चाहिए, तो वो आ जाता है। तो दिस इज़ नेक्स्ट जेएस, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में किस तरह से हम नेक्स्ट जेएस को, जो कि एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें वर्क करने का एक पूरा प्रोटोकॉल, एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक पूरी पाइपलाइन प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअली में एक स्केलेबल एप्लीकेशन जिसमें सारे की सारी वो चीज़ें हों जो कि एक वाकई ही प्रोडक्शन एप्लीकेशन में होती हैं, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने अब देखना है कि किस तरह से हम नेक्स्ट जेएस से प्रोजेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, फाइल्स फाउंडेशनल लेवल पे यही तीन होंगी, कहीं HTML लिखी होगी, कहीं CSS लिखी होगी, कहीं पे जावास्क्रिप्ट लिखी होगी, लेकिन शायद कहीं पे हमें CSS के बने बनाए कंपोनेंट्स हम किसी लाइब्रेरी से उठा लेंगे, कहीं पे जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई चीज़ें हमें नेक्स्ट जेएस के अंदर मिल जाएंगी, और हमें लॉजिक बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेक्स्ट जेएस। अच्छा, एक्चुअली मैं इस पर टाइम मैं इसलिए स्पेंड करूँ दैट अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ भी लेंगे सारा कुछ, आपको समझ नहीं आएगी वाई वी आर यूजिंग नेक्स्ट जेएस, अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बन रहा था, या आपको ये समझ नहीं आ रही कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस है, या HTML का है, CSS का है। एक्चुअली में नेक्स्ट जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और ये हेल्प ऑटोमेटिकली करता है टू इंटीग्रेट CSS एंड HTML इनसाइड द जावास्क्रिप्ट, ऐसे समझ लें। क्योंकि फ्रेमवर्क है ना, फैक्ट्री है पूरी। फैक्ट्री में ऐसा भी तो होता है ना कि फैक्ट्री में कोई चीज़ आप बाहर से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और आप अपने प्रोडक्ट के अंदर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा ही समझ लें कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, लेकिन एक्सटर्नल चीज़ें अपने अंदर इंटीग्रेट करने की एक वास्ट कैपेसिटी रखती है। तो ये हमारे पास हो गया जावास्क्रिप्ट। अब किस तरह से कोड में हम नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका क्या ये फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर हमें ऑटोमेटिकली बना के दे देता है, और किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, एक बेसिक सी वेबसाइट हम आज नेक्स्ट जेएस के अंदर बना के देखते हैं। ठीक है, अभी भी देखेंगे हमने टेक्निकल टर्म को खास यूज़ नहीं किया, अभी भी हम जो है ना सुपरफिशियल लेवल पे रख रहे हैं, उस लेवल पे रख रहे हैं जो कि चीज़ अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है वाइल यूजिंग एआई। तो हम क्या करते हैं, अब हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाले फोल्डर के अंदर हम चाह रहे हैं कि एक कोई सेपरेट फोल्डर बनाए, index.html की फाइल में क्या करता हूँ, इसको हम कर देते हैं डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, इसका कोई ख़ास पर्पज़ हमारे पास है नहीं।
या इसका हम कोड भी शायद हमें ज़रूरत कहीं पे ना ही पड़े, लेट्स सेव इट एनीवे। ठीक है, तो अब इसे क्या करते हैं, हम मूव टू ट्रैश कर देते हैं लाइक दिस। और अब हमने बनाना है अपने पास इस फोल्डर के अंदर एक सिंपल वेबसाइट बनानी है यूजिंग Next.js। तो उसकी क्या कमांड्स रहेंगी और उसका क्या वर्कफ्लो रहेगा, प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो समझना दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर कोड क्या लिखा जा रहा है। कोड कर्सर लिख देगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट बनाना है उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लेके जाना है, उसको एक स्पेसिफिक जगह पे रखना है। दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द कोड इटसेल्फ। ठीक है, तो वो कोड कैसे बनता है, कमांड्स वो कौन सी होती हैं जिनके थ्रू प्रोजेक्ट आपके पास बनता है। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होगा, npm हमने कहा कि जी हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजर। ये क्या करता है, एक तो प्रोजेक्ट को ओवरऑल मैनेज करता है, प्रोजेक्ट बना भी देता है, डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने कही थी वो करता है। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जिसे वर्चुअल एनवायरनमेंट कहते हैं वो बना देता है, डिपेंडेंसी आपस में कन्फ्लिक्ट वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ है, जब भी हमने कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है ना npm के थ्रू या रन करनी है npm के थ्रू, तो ये क्या करता है, उसको हमारे पास इंस्टॉल कर देता है परमानेंटली हमारे लैपटॉप के अंदर। इस तरह से आप समझ लें, परमानेंटली हमारे लैपटॉप के अंदर उसको इंस्टॉल कर देता है। तो सम टाइम हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे लैपटॉप में हम चीज़ एक रन करना चाहते हैं, एक चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल ना हो, एक बार आए और हमारे पास रन हो, उससे जो काम होना है हो, उसके बाद वो जो है ना वो डिलीट हो जाए। समटाइम ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा समझ लें कि हम चाह रहे हैं कि हमें एक टूल चाहिए, बट वी डोंट वांट टू बाय द टूल, वी जस्ट वांट टू रेंट आउट द टूल। के एक बार दो बार हमने रिक्वायर है और हम नहीं चाह रहे कि हमारी इस तरह ही हमें रैम और डिस्क जो है ना वो फिलअप होती रहे। सो इसका एक हमारे पास अल्टरनेटिव आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज npx। क्या अल्टरनेटिव आता है, npx अल्टरनेटिव हमारे पास है ये, जिसको शायद इसकी फुल फॉर्म है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर, कुछ इस तरह से है। तो ये क्या करता है कि आपके पास कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करता, जस्ट एक बार अपने पास लाता है, उससे जो काम करना है वो होता है और ऑटोमेटिकली समझे वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये जस्ट एक टूल को उसकी एग्जीक्यूशन हमें दिखाता है। ठीक है, सो मोस्टली हम ना ऐसे करते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ ऐसी है ना, हैवी है, कोई टूल ऐसा समझ लें कि हैवी है, महंगा टूल है, हम बाय नहीं करना चाहते, तो वो हम जैसे रेंट आउट कर लेते हैं कोई चीज़। ठीक है, तो उसी तरह से npx के थ्रू हम चीज़ें इस तरह से, जो कि हमें लगता है कि ये टूल जो है ना हम नहीं चाह रहे कि परमानेंटली हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो तब हम यूज़ कर लेंगे, तो वो हम npx के थ्रू उनको जो है वो इंस्टॉल करते हैं, वो एक बार एग्जीक्यूट करता है और दैन वो जो है उसको वहाँ से वाइप आउट कर देता है। तो ये तो हो गया npx, क्योंकि अब हम बनाने लगे थे Next.js का प्रोजेक्ट npx के थ्रू। मोस्टली हम npx के थ्रू, npm के थ्रू भी हम बना सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि npx के थ्रू बनाएं। उसका एक और फ़ायदा भी है, वो हर बार क्योंकि उसने नया इंस्टॉल करके लाना है तो वो लेटेस्ट जो है ना वर्जन उठा लाता है, बजाय इसके कि एक बार हम जो हमने Next.js का प्रोजेक्ट बनाना है, हम Next.js एक्चुअली में Next.js को बनाने का एक टूल है। ठीक है, Next.js के प्रोजेक्ट को बनाने का, तो वो हम पुराना अगर पड़ा होगा तो ओबियसली वो कोई मे भी पुराने वर्जन का हो, तो इससे अच्छा नहीं है कि हम npx के थ्रू करें और npx हमें हर बार जो है वो नया टूल ला दे, और दैट शुड मे बी द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दैट टूल। तो ये भी हमें उसका एक बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, तो हम आए अपने कोड में। अब ओबियसली हमने टर्मिनल ओपन करना है, अब आप बाहर से उस लोकेशन पे टर्मिनल ओपन कर लें, या आप यहाँ से अपने कर्सर के अंदर VS कोड के अंदर या जो भी IDE आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप टर्मिनल ओपन कर लें। नाउ वी हैव टू राइट दिस कमांड, एंड दिस कमांड विल बी हेल्पिंग यू द लाइफ टाइम। ठीक है, जब भी आपने बनाना है होगा इसका Next.js का प्रोजेक्ट, ये मैं पहले लिख दूँ फिर आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब क्या है। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, एंड देन इसको मैंने बताना है इसका फोल्डर का नेम, प्रोजेक्ट का नेम, तो मैं कह देता हूँ जी पिज़्ज़ा वेबसाइट में बनाने लगा हूँ, पिज़्ज़ा शॉप वेबसाइट कह देते हैं ना, पिज़्ज़ा वेबसाइट की समझ नहीं आ रही कुछ, पिज़्ज़ा शॉप वेबसाइट में बनाने लगा हूँ, उसको मैं नेम दे दिया। अब कमांड थोड़ी देखिए, इसको थोड़ा अगर मैं छोटा करूँ, सो दिस इज़ द कमांड npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, और आगे मैंने उसको ये एक नाम दे दिया। npx अगेन मैंने बता दिया कि ये एग्जीक्यूटर एक बार लाता है और उसको एग्जीक्यूट करके उसको टूल को वापस जहाँ से लिया था वहीं पे छोड़ आता है, जस्ट कि हमने कोई चीज़ रेंट आउट की। ये वो टूल का नाम है, यहाँ तक ये टूल का नाम है, और आगे एट द रेट लेटेस्ट उसका वर्जन है। एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐप, दिस इज़ द नेम ऑफ द टूल जो कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास npm इंस्टॉल करके देखा था ना हमने, सो ये उसी तरह से है, समझें। ठीक है, npx के थ्रू जब हम कहते हैं हमें इंस्टॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली पता है कि मैंने करना है, लाना है, और एक्चुअली में इंस्टॉल नहीं करता, वो लाता है और उसको एग्जीक्यूट करके वापस छोड़ाता है, तो इसलिए इंस्टॉल यहाँ पे नहीं मेंशन होता। तो ये वही चीज़ है कि आप किसी चीज़ को ला रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं और उससे कोई काम ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, जो कि एक टूल है, जो कि एक डिपेंडेंसी आप कहते हैं,
जो कि हमें नेक्स्ट जेएस का एक ऐप, नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट बना के देता है। ठीक है, एनपीएम जो है इट सेल्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो भी हमें प्रोजेक्ट मैनेज करके देता है। लेकिन नेक्स्ट जेएस वालों ने क्या किया, उन्होंने अपना एक बना लिया ऑन द टॉप ऑफ दैट, ऑन द टॉप ऑफ एनपीएम यू में से, कि हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो थोड़ा सा हम डिफरेंट स्ट्रक्चर रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस को बनाना चाह रहे हैं एक बहुत ही एक्सटेंसिव सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क। सो उन्होंने एक अपना क्रिएट नेक्स्ट ऐप के थ्रू बना लिया, और आगे फिर उसका वर्जन हमने लिख दिया @latest। और उसके बाद ये टूल कहता है कि मुझे ना आप एक नेम प्रोवाइड करो कि आप नेम क्या रखना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट का। ये उसी तरह से जैसे यूवी रीड करके हमने उसे कहा था कि जी ये कैलकुलेटर बना दो, कैलकुलेटर के नाम से बना दो आप प्रोजेक्ट, या किसी भी और नाम से आप बना दो। सो इसकी वही काम है। ये जब हम रन करेंगे ना तो ये हमसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, और यहाँ पे जिस लोकेशन में हम प्रेजेंट हैं इनसाइड द फ्रंट एंड डेवलपमेंट फोल्डर, ये वहाँ पे हमारे पास एक जो है प्रोजेक्ट बना देगा। अब ये पूछ रहा है क्या सेटिंग्स रखनी है, क्योंकि इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेबिलिटी। ऑनेस्टली ये पूरी लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, तो ये हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, लेकिन हम जो है ना अभी फर्स्ट टाइम हम रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ डिपेंडेंसी उसे पता है कि ये यूज़ होनी ही होनी है। अगेन रिएक्ट जेएस की चीज़ें हैं, टेलमेंट सीएसएस जो कि एक फाउंडेशनल लाइब्रेरी है टू यूज़ सीएसएस। ठीक है, जो एक लो लेवल है लाइब्रेरी फॉर सीएसएस, उसको उसने इंस्टॉल कर दिया। रिएक्ट को तो इंस्टॉल करना ही करना है, बिकॉज कि नेक्स्ट जेएस इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट। फिर कुछ चीज़ें और हैं, ईएस लिंट, दिस इज सम टेक्निकल थिंग्स जिसमें हम डीप डाइव नहीं करना चाह रहे। टेलमेंट सीएसएस, टाइप स्क्रिप्ट, सो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, जो कि उसे पता है कि रिक्वायर होंगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इट विल ऑलवेज टेक सम टाइम, थोड़ा आई थिंक 30 सेकेंड मैक्सिमम को 1 मिनट लेता है, एंड देन जो है हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो जाता है। अच्छा, ये मोस्टली जो टाइम लगता है वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने में लगता है, बाकी इसका जो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर उसने बना भी दिया, नो यू कैन सी दैट। अब इसका हम समझते हैं थोड़ा सा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर कि क्या है। इसमें भी ज़्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझ आना चाहिए कि कोड की कौन सी फाइल्स होती हैं और बाकी कॉन्फ़िगरेशंस की कौन सी फाइल होती हैं, और थोड़ा बहुत कि किस फाइल में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको कर्सर को बताना पड़ जाए, यहाँ थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे भी कि कौन सी फाइल क्या होती है और इसका क्या पर्पज़ होता है, किसको डिलीट कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते। ओके, दिस वन एट द टॉप वी हैव द ऐप फोल्डर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर, जिसके अंदर एक्चुअली में सारा का सारा कोड होता है। ऐप फोल्डर में कोड होता है, बाकी जो सारी फाइल्स है ना वो कोड को इन वन वे और द अदर सपोर्ट कर रही होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, अभी उसने बना दिया, प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो गया है। तो हम अब फोल्डर्स देख लेते हैं क्या फाइल फोल्डर है। इस ऊपर डॉट नेक्स्ट भी उसने बनाया है, दैट इज़ ये भी कुछ कन्फिग्रेशन वगैरह हैं जो कि कोड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट जेएस। ठीक है, कि ये थोड़ा टाइपिंग रिलेटेड इसमें चीज़ें होती हैं कि क्या टाइप्स वगैरह आपने रखनी है डिफरेंट चीज़ों की, लेकिन दिस इज़ नॉट अगेन दैट इंपॉर्टेंट। ऐप फोल्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप कोड की फाइल्स जो हैं वो रखते हैं। ठीक है, अब इसमें आप चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें ना तो आपके पास है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ना ही आपके पास टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ना उसकी है एचटीएमएल की है, ना सीएसएस की है। यहाँ पे हमारे पास फाइल्स हैं, तो सर सीएसएस की सॉरी है, आपके पास उसकी नहीं है, एचटीएमएल है, जावास्क्रिप्ट की नहीं है। एक्चुअली में आपके पास फाइल है टीएसएक्स की। ठीक है, या टीएसएक्स भी हो सकती थी और जेएसएक्स भी हो सकती थी। सो ये हम एक्चुअली में फाइल पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये फ़ाइल क्या होती है। पहले हम थोड़ा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर देख लें, फिर नोड मॉड्यूल्स का ऑटोमेटिकली इसने बना दिया, कौन सी डिपेंडेंसीज इसमें ऑटोमेटिकली ऐड करनी थी वो उसने कर दी हैं। तो दिस इज़ द वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि आपने सेपरेट हर प्रोजेक्ट का सेपरेट नोड मॉड्यूल फोल्डर होगा, जिसमें उसकी सारी की सारी डिपेंडेंसीज वन टाइम इंस्टॉल हो जाएंगी, बाद में ऑटोमेटिकली आप उनको अपग्रेड कर सकते हैं, न्यू डिपेंडेंसीज यू कैन ऐड देम। सो हर प्रोजेक्ट का एक सेपरेट हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है। फिर एक पब्लिक फोल्डर होता है जिसमें आप अपने एसेट्स रखते हैं, वो चीज़ें जो कि वेबसाइट पर रेंडर होनी होती हैं, लाइक इमेजेस, लाइक लोगोज, कुछ एसवीजीज, ऑल ऑफ दी 5 आइकन्स वगैरह, वो सारे के सारे आप पब्लिक फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली पब्लिक साइट पे जाने हैं, मतलब ऐसा समझ लें कि जो कि क्लाइंट साइट पे जाकर रेंडर होनी है चीज़ें डायरेक्टली, जो कि यूज़र को एंड यूज़र को शो होनी है। जो कि स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि हर यूज़र की चीज़ें आप यहाँ पे रख लेते हैं ला के, लाइक यूज़र ने प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की तो यहाँ पे आ जाएगी, मीन्स कि वो वेबसाइट की चीज़ें जो कि वेबसाइट की स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। ठीक है, उसका कोई लोगो है, उसका कोई डिफरेंट फैब आइकन्स वगैरह हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख लेते हैं। या फिर कोई ऐसी इमेज है जो कि आपने वेबसाइट पे शो होनी ही होनी है ऑलवेज, तो वो पब्लिक फोल्डर में यू पुट इट वन टाइम। फिर डॉट गिट इग्नोर का फोल्डर आता है। ये हमने जब गिट एंड गिटहब पढ़ी तो हमने देखा था कि डॉट गिट इग्नोर का फोल्डर जो है बनता है, और उसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ें गिट पे पुश करनी है और कौन सी चीज़ें गिट पे पुश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में इसमें वो चीज़ें इनपुट करते हैं जो कि गिट पे इग्नोर नहीं, सॉरी गिट पे पुश नहीं होनी चाहिए। गिट इग्नोर का यही मतलब है ना कि गिट यू शुड इग्नोर दिस। तो आप वहाँ पे फाइल्स का नाम मेंशन कर देते हैं कि ये फाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल इज नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। अभी नोड मॉड्यूल फोल्डर जो होता है ना, ये समटाइम जीबीज में भी चला जाता है। तो हम सिर्फ कोड को पुश करते हैं ऑन गिटहब, वी डोंट पुश अ फाइल लाइक वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम पुट नहीं करते वहाँ पे, बिकॉज दैट इज़ जीबीज ऑफ फाइल्स, अगर आपके पास प्रोजेक्ट थोड़ा जो है बड़ा हो जाता है। अगेन फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद
सेंसिटिव होती हैं, लाइक आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह, सेंसिटिव चीज़ें, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पुट करनी है। तो मोस्टली दो तरह की चीज़ें आप करते हैं स्किप। आप सिर्फ कोड जो है वो गिटहब पे जाने देते हैं। अदर देन दैट आप ऐसी चीज़ें जो कि या तो हैवी हैं, उनको कोई पर्पज़ नहीं है, वो एट द एंड बाद में फिर इंस्टॉल हो सकती हैं, वो भी स्किप आउट कर देते हैं। और फिर आपकी कुछ ENVs वगैरह, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह, या लोग फाइल्स कह लें, वही फाइल्स ना जिनका कोई पर्पज़ नहीं है गिटहब पे जाने का, वो आप स्किप कर देते हैं। जस्ट यू पुट द कोड फाइल्स देयर। तो ये आपका गिट इग्नोर होगी। फिर ये जो दो फाइल्स हैं ये पहले नहीं होती थी, agents.md एंड cloud.md, ये अभी आपके पास नई आई हैं दो फाइल्स, ठीक है, या इन्होंने भी अपडेट किया है नेक्स्ट जेस वालों ने और फिर आई हैं, लाइक मैंने भी शायद पहली बार देखी हैं। दीज फाइल्स आर एक्चुअली हेल्प द कोडिंग एजेंट्स टू राइट द कोड, ठीक है। ये शायद हम जब थोड़ा देखेंगे ना क्लोड कोड के साथ जाएंगे, या इवन जो agents.md है ये तो इसके साथ भी चलती है, कर्सर के साथ भी ना। ये क्या फ़ाइल करती है, ये फ़ाइल आपका कोडिंग एजेंट को हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट योर प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट के वर्कफ्लोज क्या हैं, प्रोजेक्ट है किस चीज़ के रिलेटेड, और क्या इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि कोडिंग एजेंट को पता होनी चाहिए बिफोर राइटिंग द कोड। तो वो agents.md में और cloud.md में आप मेंशन कर देते हैं। ऑटोमेटिकली आप कोड कर रहे होते हैं ना, तो वो आपकी ये समटाइम ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है। अब इसमें क्या मेंशन है, कुछ चीज़ें मेंशन है कि ये क्या करता है, प्रोजेक्ट किस चीज़ के रिलेटेड है, नेक्स्ट जेस प्रोजेक्ट है या क्या है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी हुई हैं इन शॉर्ट। इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं कि एजेंट को हमने क्या चीज़ें कन्वे करना चाह रहे हैं। तो ये हो गई। फिर ये जो है ये स्लिंट, वी शुडंट गो डीप इनटू दैट, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि आपके कोड में कुछ स्टैंडर्ड्स पुट करती है, कि कोड के ना कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रखना है, या बाकी सारी चीज़ें किस किस तरह से होनी चाहिए। इसी तरह से ये जो है नेक्स्ट n.ts, ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। नेक्स्ट config.ts, इसमें भी हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बना देता है, इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं की हुई। ऑटोमेटिकली जब आप कोड करवा रहे होंगे ना, उसमें कर्सर देखा कि ये चीज़ चेंज करनी है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट करता रहेगा। these files package.json एंड package.json, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पहले भी देखी थी, ठीक है, जब हमने सिर्फ एक npm प्रोजेक्ट बनाया था, तो सिंपल वो ये फाइल तो बनाता ही बनाता है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल अदर दैन द कोड। कोड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइल यही है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड मेंशन होते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, प्रोजेक्ट रन कैसे होगा, प्रोजेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज कौन सी होंगी, और डिपेंडेंसीज का वर्जन क्या होगा, वो पैकेज.json में मेंशन होता है। फिर इसी चीज़ को पैकेज log.json उठाता है और उसको थोड़ी और डिटेल में पुट कर देता है कि डिपेंडेंसीज के कौन से वर्जन होंगे, कौन सी डिपेंडेंसी आगे किसी और डिपेंडेंसीज पे कैसे डिपेंडेंट होगी, ठीक है, और क्या कहाँ कहाँ से ये डिपेंडेंसी उठ के आई है, उसके लिंक्स, ईच एंड एवरीथिंग, उसका ओनर कौन है, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे लॉग कर देता है, ताकि बाद में किसी भी एक डिपेंडेंसी में कोई मसला हो तो उसमें इशू ना आए, ठीक है। फिर अगेन post.css config.mgs, ये ऐसी फाइल है जो कि CSS से रिलेटेड कुछ कन्फिगरेशन कर देती है कि CSS की कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है, उसमें उसका क्या डिफरेंट चीज़ें, उनकी उसकी क्या डिफरेंट सेटिंग करनी है। जैसे यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है कि जो प्लगइन यूज़ करना है ना आपने डिज़ाइनिंग के लिए, वो आपने यूज़ करना है पोस्ट इसका टेलमेंट CSS का पोस्ट CSS, ठीक है। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, बट इसको भी हम अगेन रेयरली ही कोई आएंगे और देखेंगे। ये जो फाइल्स है ना कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, अब कभी भी हम इसको नहीं आते और देखते। इवन अभी तो कोड वाली फाइल्स को भी हम नहीं देखेंगे, बट हम इसको भी इस वजह से देख रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर readme.md अगेन जहाँ पे भी होगी वो डॉक्यूमेंटेशन की फाइल होगी, और फिर आपके पास tsconfig.js, ये आपके पास टाइप स्क्रिप्ट की कन्फिगरेशन करने के लिए है कि टाइप स्क्रिप्ट अगेन बिल्ड हुई है जावास्क्रिप्ट के टॉप पे, तो इसकी कुछ कन्फिगरेशन होती हैं कि इसमें जो टाइप्स आपने रखनी है वो किस बेस पे रखनी है। ये मल्टीपल डिफरेंट इसमें सेटिंग्स होती हैं, ये भी हम कभी खुद आके चेंज नहीं करते। लाइक इसमें क्या कौन सा स्टैंडर्ड आपने यूज़ करना है, कौन से प्लगइन्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है, तो वो आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। बट अगेन दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट अपने पास बना लिया, तो इसको आपने समझ लें क्रैम ही कर लें एक बार, ठीक है, ताकि आप हर बार जब बनाएं तो आपको कॉन्फिडेंस आए कि जी मैं बना रहा हूँ अपना नेक्स्ट चीज़ का प्रोजेक्ट। फिर आगे हमने इसको करना है रन। ये भी कमांड आपने करनी है, क्रैम करनी है एक्चुअली में, ठीक है। अब आपने जाना है, अभी आप हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाले फोल्डर के अंदर। आपने जब भी प्रोजेक्ट को रन करना है तो आपका उस प्रोजेक्ट के अंदर होना ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन जब भी टर्मिनल में जाएं, टर्मिनल की लोकेशन देखें कि टर्मिनल कहाँ पे ओपन हुआ है। हमने जाना है पिज़्ज़ा शो वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास CD की कमांड है टर्मिनल में, ये बहुत बार हम यूज़ करते हैं, इसको भी आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। हम उसे यहाँ से रेलिवेंट पाथ कॉपी करेंगे और हम चले गए अपने पिज़्ज़ा शो वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर। अब हमें चेंज ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने फोल्डर खोला हुआ है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कर्सर के अंदर। अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं कि हम फोल्डर ही पिज़्ज़ा शो वेबसाइट वाला खोलें, एक्चुअली में हम ऐसा ही करते हैं, तो बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं बाकी सारी चीज़ों को,
और हम जो है अपने पास डायरेक्टली वही वाला फोल्डर जो है वो खोल लेते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जाके पिज़्ज़ा शॉप वाली वेबसाइट वाला आप राइट क्लिक करके उसको कर्सर के अंदर इस तरह से ओपन कर लें। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम आ गए। अब हम टर्मिनल खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पिज़्ज़ा शॉप वेबसाइट के अंदर ही हमें टर्मिनल ओपन करके देगा, लाइक दिस। नो यू कैन सी कि यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप वेबसाइट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, नेम आ रहा है, इट मीन्स कि वो वहाँ पे ओपन है। अब हमें कोई सीडी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, अब हमने करना है अपने प्रोजेक्ट को रन। लेकिन अभी तो हमने कोई कोड नहीं लिखा, तो हम इसको किस तरह से रन करेंगे तो हमें एक्चुअली में क्या दिखेगा। तो नेक्स्ट जेएस क्या करता है कि एक स्टैटिक आप समझ लें कि वेबसाइट हमें बना देता है, जिसमें कुछ एक दो चीज़ें डाल के ना एक सिर्फ सिंगल पेज वेबसाइट हमें शो कर देता है। तो वो हमने अभी कोड नहीं भी लिखा है, तो हम रन करके देखते हैं कि एक्चुअली में रन कैसे होती है और देन उसको कैसे ओपन करना है, कैसे व्यू करना है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल कमांड है। जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आप एक काइंड ऑफ डेवलपमेंट सर्वर बना लेते हैं जिसपे इसको नेक्स्ट जेएस की ऐप को रन करते हैं। ये अगेन एंड अगेन रिपीट होगा कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट सर्वर लोकल होस्ट, डेवलपमेंट सर्वर लोकल होस्ट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी चीज़ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो प्रोग्राम ने कहीं पे रन होना होता है, किसी समझ लें मशीन पर रन होना होता है। प्रोग्राम इटसेल्फ आप बना के उसको विदाउट सीपीयू, विदाउट रैम, विदाउट एनी मेमोरी आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्राम जब भी रन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसने कई चीज़ सेव करनी है तो रैम में करनी है, कुछ कंप्यूट करनी है तो सीपीयू को यूज़ करके करनी है, कुछ परमानेंट चीज़ स्टोर करनी है तो वो परमानेंट स्टोरेज में एसटीडी में करनी है, तो वो उसके लिए चाहिए। अब जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो अपना लैपटॉप है उसी की कंप्यूट, उसी की रैम, उसी की सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यूज़ कर ले। एंड उस चीज़ को हम कहते हैं कि प्रोग्राम को लोकल सर्वर पे कह लें, लोकल होस्ट पे कह लें, या आप डेवलपमेंट सर्वर पे कह लें, ठीक है, या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कह लें। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरमिक्स की जाती हैं आपस में। इसका मतलब यही होता है कि आप किसी प्रोग्राम को, वो किसी भी चीज़ का प्रोग्राम है, उसको अपने लोकल लैपटॉप पे रन कर लें। तो वो अब कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड है npm run dev की। ये एक कमांड है जो कि नेक्स्ट जेएस बाय डिफ़ॉल्ट हमें देता है कि ये जब आप रन करोगे ना, तो मैं आपके डेवलपमेंट सर्वर पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कन्फिगर करके आपको रन करके एक यूआरएल दूंगा, उसको जाके आप टेस्ट करो, यूज़ करो। सो नाउ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट जेएस हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट अवे कर देता है, एंड वी डोंट हैव टू गो डीप एंड डू दोज थिंग्स ऑन आवर ओन। इवन कोड भी देखिए कितना सारा कोड जो है, कह लें कि कहते हैं कि बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेक्स्ट जेएस ने करके दे दिया। तो npm run dev, दिस इज द सेकंड कमांड विच यू हैव टू समझ लें क्रैम, ऑलवेज हैव टू क्रैम। तो ये उसने आपके पास आपको रन कर दिया, और ऑटोमेटिकली जब भी नेक्स्ट जेएस का सर्वर चलता है सो ये चलता है लोकल होस्ट 3000 पे। तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसने यहाँ पे भी रन कर दिया, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर टू रन इट हेयर इन द ब्राउज़र, ठीक है। तो ये एक वेब पेज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें नेक्स्ट जेएस बना के देता है कि अगर आपने कुछ भी कोड अभी नहीं लिखा तो आपको मैं जो है वो ये कोड जो है ना एक सिंपल सा लिख देता हूँ, जिससे आपके पास ये चीज़ें जो है ना रेंटर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं और कोड में देखते हैं कि कोड में हम चेंजेस जो होंगी वो कहाँ पे होंगी। ये हम डिफाइन कर चुके हैं कि कोड कहाँ पे होता है, सारा ऐप में होता है। और फिर इसका मैंने आपको नहीं बताया अभी तक कि .jsx या .tsx फाइल्स क्या होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जेएस ने ना बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने सेटिंग की है, उसने अब इसको रख कर दिया कंपैटिबल विद टाइपस्क्रिप्ट, और दैट इज़ गुड। हमारे लिए टाइपस्क्रिप्ट ही बेटर है। टाइपस्क्रिप्ट में कोड तो अगेन उसने लिखना है कर्सर ने, लेकिन टेस्टिंग करना और आपके पास एरर्स को डेवलपमेंट टाइम में फिक्स कर लेना इजी है। तो रन टाइम्स एरर से हम बच जाते हैं, ये हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग पहले से होती है, टाइप्स वो पहले से मेंशन कर देता। तो अब जो भी फाइल्स होंगी वो JSX नहीं होंगी या JS नहीं होंगी, वो TS ही होंगी। अच्छा, अब TSX क्या है? TSX इज समथिंग लाइक, आप ऐसे समझ लें कि आप HTML प्लस आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं या आप टाइपस्क्रिप्ट जब कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स TSX, ठीक है। अब इसने शायद कोड भी लिखा हो उसमें, थोड़ा सा अगर आपको मैं दिखाऊं, कहाँ पे गए हम, वी गो हेयर, ये। अच्छा, जब हमने HTML का कोड जो मैंने सेव भी किया था, जो जो हम वेबसाइट देख रहे थे, लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक, जिसमें हमने एक ही फाइल में CSS भी ऐड कर दी थी और जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दी थी। थोड़ा सा आपको जस्ट फ्लेवर के HTML कैसी दिखती है और जावास्क्रिप्ट कैसी दिखती है। ये जो है ना, ये HTML के टैग्स हैं। अभी हेडिंग ऐड करनी है तो हेड का टैग है, कोई मेटा डेटा ऐड करना है तो मेटा का टैग है, टाइटल ऐड करना है तो टाइटल का टैग है। फिर ये स्टाइल का जो टैग है, इसके अंदर हम अपनी वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं।
स्टाइलिंग मीन्स ये CSS है, जो मैंने कहा था ना कि CSS जो है वो स्टाइल के टैग के थ्रू ऐड होती है, तो ये सारी CSS है। फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, मार्जिन कौन सी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पे कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये सारे के सारे आपके पास जो हैं स्टाइलिंग के टैग्स हैं कि कौन सी कंपोनेंट पे कौन से HTML के टैग पे कौन सी स्टाइलिंग आपने लगानी है। ठीक है, फिर आप आते हैं, ये भी आपके सारी जो है वो है HTML है। फिर हम ढूंढ रहे हैं अब यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग। ये सारे के सारे आपके पास HTML है। P का टैग पैराग्राफ के लिए, H3 का टैग, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं हेडिंग्स को अप्लाई करने के, मेन का टैग, सेक्शन का टैग, फुटर का टैग, ये सारे के सारे, ये आ गया आपके पास अब स्क्रिप्ट का टैग। ये जो है ना, ये टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट आपने जब लिखनी है अपनी HTML फाइल के अंदर, तो उसका टैग है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि JSX समझ लें एक न्यू स्टैंडर्ड है जो कि क्या करता है कि हमें जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट प्लस HTML इन अ सिंगल फाइल विद द मैक्सिमम आप समझ लें कंपेटिबिलिटी वो प्रोवाइड करता है। और एज भी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है कि आप सिंपली जो चीज़ चाहिए वो आप सिंपली डिफाइन कर पाते हैं, और एट द सेम टाइम नेक्स्ट जैसा आपके पास है ही है जो कि इन चीज़ों को के साथ पहले से कंपेटिबल है, और इन चीज़ों को लेके वेबसाइट, एक ब्यूटीफुल वेबसाइट, एक स्केलेबल वेबसाइट बनाने के लिए उसमें पहले से वर्क फ्लोज प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास रिएक्ट में जो है ना स्टैंडर्ड बना था, और अगेन जो है नेक्स्ट जेएस है, इट इज़ बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट। तो इसमें भी वही स्टैंडर्ड है कि आप जो है TSX फाइल्स लिखते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेट HTML एंड जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट फाइल। इसमें अब अगर हम देखें ना, तो इसमें आप ये देखें कि ये ऊपर जो है ना, ये सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट लिखी हुई है आपके पास। वेरिएबल बना रहे हैं आप, ठीक है, और फिर आप डिफरेंट जो है फंक्शंस बना रहे हैं यहाँ पे जो हमने स्टडी किए थे, फिर आप फंक्शन में कुछ रिटर्न करा रहे हैं। अब फंक्शन में से आप रिटर्न क्या करा रहे हैं, फंक्शन में से HTML रिटर्न करा रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली में। ये जो नेक्स्ट जेएक्स जितनी वेबसाइट बनाती है ना, ऐसे ही होता है कि एक्चुअली में जो भी कंपोनेंट होता है ना, वो एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, और उसके अंदर हम HTML रिटर्न करा देते हैं, और इसी HTML के अंदर हम देन CSS इनलाइन भी लिख सकते हैं, और सेपरेट लिख के कहीं पे उसको लिंक भी करवा सकते हैं, जो कि हमने पहले देख लिया। नो इट वुड बी मेकिंग सेंस टू यू। क्या होता है नेक्स्ट जेएस में, जब भी कोड लिखा जाएगा एक JSX फाइल बनेगी, उसमें एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन के अंदर और फंक्शन बनेंगे, फंक्शन के अंदर और फंक्शन बनेंगे, मल्टीपल फाइल्स होंगी, एक फाइल से फंक्शन उठा के दूसरी फाइल के अंदर रिपोर्ट कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, रीयूजेबल कोड कंपोनेंट। तो एक्चुअली में ये फ्रंट एंड पे भी हम रीयूजेबल चीज़ ही बनाना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली में हमने उसको ब्यूटीफुली एक काइंड ऑफ लिंक बना लिया उसके अंदर, कि एक फंक्शन के अंदर रीयूजेबल कोड कंपोनेंट लिखेंगे, उसको जहाँ मर्जी इंपोर्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा कंपोनेंट वहाँ पे चला जाएगा। लाइक बटन का एक कंपोनेंट बन गया, ऑटोमेटिकली आपने 100 जगह यूज़ करना है, आप ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट करें एंड गो हेड एंड यूज़ इट। और उसके अंदर फिर आप HTML रिटर्न कराएं, HTML के अंदर CSS कहीं पे इनलाइन डाल दें, कहीं से ला के लिंक कर दें, ईच एंड एवरीथिंग स्टाइलिंग लॉजिकल आपके पास चीज़ें, और सारी की सारी चीज़ें आप समझेगा आपके पास एक फाइल के अंदर ही आ गई। एक्चुअली में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि HTML प्लस टाइपस्क्रिप्ट प्लस CSS इन वन फाइल, क्योंकि इनलाइन CSS आप HTML के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, ये ऊपर जो CSS फाइल है ना, ये globals.css है, मतलब ये एक ग्लोबल सेटिंग करती है कि ओवरऑल वेबसाइट का कलर थीम ये होगा। ठीक है, समझ लें कि ओवरऑल बैकग्राउंड या ओवरऑल फ़ॉन्ट ये होगा, ओवरऑल चीज़ें ये होंगी, ओवरऑल टेक्स्ट कलर ये होगा। बाकी फिर चीज़ें आप हर कंपोनेंट के अंदर जाके, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जाके चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये एक आउटर समझ लें स्टाइलिंग आपके पास कर देता है। तो ये हो गई हमारे पास। अब आपको थोड़ा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि जब भी नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनता है तो इस तरह से बनता है। और एक्चुअली मैं समझा कि एक वेबसाइट हमने बना के अब रन कर भी रही है, जिस वेबसाइट में हमने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा, लेकिन वो वेबसाइट का कोड उसने ऑटोमेटिकली पहले से लिखा हुआ था। अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी हम अपनी वेबसाइट भी तो है ना, थोड़ा अपना कस्टम लॉजिक भी तो डाल के देखें ना, ताकि हमें थोड़ी चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो। सो हम इसे क्या कहते हैं कि आई हैव क्रिएटेड दिस नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, and now I want to I want you to clean the Next.js template code from the website, and it should just show a clean white पेज। अच्छा, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हम स्क्रैच से स्टार्ट करें, आपको समझ आए कि जो नेक्स्ट जेएस किसने हमें वेबसाइट बना दी थी, वो ऑटोमेटिकली हम जो है क्या करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसको ये सारा रिमूव कर देगा, और बाद में अपना फिर उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करके देखेंगे, ताकि अब समझ आए कि हम स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो इसका हम सारा का सारा कोड जो है वो रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, आई थिंक इसने रिमूव कर दिया हुआ है। अब हमारे पास एक वाइट
स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। या इसने अब हमारे पास सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आज के लिए ना हम सिर्फ एक दो प्रॉम्प्ट देते हैं और सिर्फ हम देखते हैं कि किस तरह से फाइल चेंज करता है और हमारे पास वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली किस तरह से रीलोड होकर चेंज हो जाएगी। आई वांट टू क्रिएट अ पिज़्ज़ा शो वेबसाइट विद नेम उसको क्या दें, नेम हम चैट जीपीटी से सजेशन वगैरह लेते हैं। आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फास्ट फूड, क्या देते हैं इसे, फास्ट फूड ब्रांड, गिव मी सम suggestions for the name। It is a bit slow। इधर इसी से ले लेते हैं हम इसका नाम रख देते हैं, क्या रखें नाम, ये रख देते हैं फायरबर्ड बाइट्स, दैट लुक्स गुड। ठीक है, तो ये उसको कहते हैं, इसका नाम ये रखना है, एंड विद अ सिंपल डिज़ाइन एंड द कलर थीम शुड बी लाइक रेड एंड येलो जो नॉर्मली होता है मोस्टली का, वो हम रख लेते हैं, सिंपल से आज बनाते हैं। बाकी कंपोनेंट्स ओबियसली हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगेगा, क्या यूज़ केस होगा, क्या उसका नेम है, कब उसको लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, एंड द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो हम देखने वाले हैं। आज हम जस्ट एक सिंपल सी इसे बना के फिर देखते हैं। अगेन जब भी आपने करना है ऑटोमेटिकली जो है ना कोड को कंपाइल कर देता है, लेकिन आपको ये दो कमांड्स याद होनी चाहिए, एक इनिशलाइज़ करने वाली और दूसरी रन करने वाली। ये खुद रन करें, कभी भी इससे रन ना करवाएं, ताकि अगर कोई एरर भी आए तो यहाँ पे आपको दिखे। यू शुड हैव द कंट्रोल एंड यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। ये उसने एक हमारे पास वेबसाइट बना दी फजूल सी, लेकिन इसको हम जो है ना, इसको अब हमने एक परफेक्ट वेबसाइट, एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में कैसे लेके जाना है ये हम देखेंगे। ये उसने बना दी है, इसमें कुछ उसने चीज़ें भी ऐड की हैं। ठीक है, ये उसने 3 जो हैं बस कार्ड्स हमारे पास ऐड कर दी हैं। तो इस तरह से एक्चुअली में डेवलपमेंट होती है हमारे पास फ्रंट एंड पे। ये हमने जस्ट इनिशलाइजेशन करके देखी है प्रोजेक्ट की। आगे भी इसको हम बहुत ज़्यादा स्केल करने वाले हैं, हम इसी को आगे स्केल करके बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। तो ये थी हमारे पास इनिशलाइजेशन या इंस्टॉलेशन नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट की कैसे होती है और उसमें क्या फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है। तो ये था जी आज के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो फ्रंट एंड में हमने देखनी है उनको हम वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।